वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए सीडीपी पेपर 2 के लिए मैंने आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जितने भी एग्जाम सीटेट के अभी तक हुए हैं सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। और देखिए जो थ्योरी क्लासेस हैं, जो बच्चे पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट एसएसटी या फिर साइंस है, ठीक है, दोनों की ही एनसीईआरटी की क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के नोट्स की क्लासेस भी चल रही हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सेट है वो भी आप लोगों के चल रहे हैं। ठीक है, तो इन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए, काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस आप लोगों के एग्जाम के लिए होंगी। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है। देखिए डांसर्स, एथलीट और एक्टर के पास कौन सी बुद्धि जो है वो सबसे अधिक होती है। स्थानिक बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है, शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि होती है, फिर अंतरा वैयक्तिक बुद्धि होती है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अंतरा वैयक्तिक जो बुद्धि होती है, इसमें जब हम खुद की अपने अंदर की स्वयं की जो फीलिंग्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, जब उनको हम पहचान पाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी बुद्धि यूज़ होती है, वो होती है इंट्रा पर्सनल। ठीक है, इंट्रा से याद रखना, इंट्रा मतलब खुद के बारे में बात हो रही है, और जब बात होती है इंटरपर्सनल की तो हम दूसरों की फीलिंग्स और वैल्यूज़ की बात करते हैं वहाँ पर। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पर है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो देखिए जब भाषा की बात होती है, ठीक है, किसकी, भाषा की, जिसमें कवि वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होती है भाषाई बुद्धि। स्थानिक बुद्धि जहाँ पर लोगों के अंदर किस चीज़ का, दिशा की अच्छी समझ होती है जिनके अंदर, जिसमें आर्टिस्ट जो आर्किटेक्ट होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स आ जाते हैं जो सिटी का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर आती है, ये आती है स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डांसर्स की बात हुई है, इनके अंदर जो इंटेलिजेंस होती है वो होती है शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कथन ए है, समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं। तो देखिए अगर हम बात करें समकक्षियों के साथ चर्चा और संवाद की, तो देखिए ये यूज़फुल होती हैं, ना कि बाधा डालती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो देखिए यहाँ पर गलत हो जाता है, नेगेटिव दिया गया है। तर्क दिया गया है, अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है न कि सामाजिक। देखिए जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, जो सीखना होता है, वो एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक नहीं है, तो देखिए ये पॉइंट भी क्या है, यहाँ पर गलत है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों। तो देखिए जो शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्र हैं उनके लिए पहिया कुर्सी मतलब व्हील चेयर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वॉकर ले सकते हैं हम, बिल्कुल सही है। हैंड रेल के साथ रैंप, देखिए ये भी बिल्कुल सही है। उभरता हुआ टाइल, देखिए उभरा हुआ टाइल यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेल प्रणाली, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए कौन से पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए जो ब्रेल प्रणाली है ये दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं उनके लिए यूज़ में आती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों के लिए बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए आकलन की यहाँ पर बात हुई है, असेसमेंट की, तो कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना, देखिए टेंशन बच्चों के अंदर पैदा नहीं करनी है, ये तो नेगेटिव होती है। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए सेल्फ असेसमेंट तो ज़रूर होना चाहिए, तो 4th पॉइंट पे यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। देखिए तुलना, कंपैरिजन आप लोगों को बच्चों के बीच में नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो हो जाएगा मूल्यांकन में जो आप क्या करेंगे, यहाँ पर विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा। निष्क्रिय श्रवण, देखिए निष्क्रिय की जहाँ पर बात होगी वो नेगेटिव हो जाएगा पेडागोजी में। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, देखिए कंपटीशन बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना है। पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से
अब देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए बार बार आप बच्चे को पुनर्बलन देंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे, तो ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से यहाँ पर सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, निम्न में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर सही है, मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं हैं, शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं, अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है, लास्ट है भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो धारणा है सकारात्मक प्रभाव डालेगी, कौन से पॉइंट में नज़र आ रहा है ये, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि अच्छा या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये सकारात्मक प्रभाव डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो नहीं करता है, विभेदित निर्देश। देखिए यहाँ पर जब बच्चों को ध्यान में रख करके आप निर्देश बनाते हैं तो वो क्या होता है, विभेदित इंस्ट्रक्शन। तो देखिए ये तो पॉइंट प्लस पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं करता। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन। नेक्स्ट है पृथकीकरण और नामीकरण। देखिए जब लेबलिंग की बात होती है, नामीकरण की बात होती है, सेग्रीगेशन की बात होती है, तो ये क्या होते हैं, ये पेडागोजी में नेगेटिव होते हैं। और जब आपसे नेगेटिव पूछा जाता है तो आप लोगों को नेगेटिव वर्ड ही ढूंढना होता है। ठीक है, वो आपको कौन से ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो देखिए यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव कौन सा है, पृथकीकरण और नामीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, संज्ञान एवं संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए जब बात करते हैं हम कॉग्निशन की और इमोशन की, संज्ञान एवं संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है, परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं, परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2। देखिए संज्ञान और संवेग जो होते हैं, कॉग्निशन और इमोशन होते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरविंड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे से गुंधे हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए। देखिए फर्स्ट है, सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए जहाँ पर डिस्करेज करने की बात होती है बच्चों को, वो पॉइंट नेगेटिव होता है पेडागोजी में। केवल प्रभावशाली समूहों को, देखिए केवल बात हो रही है यहाँ पर, ये भी नेगेटिव है। केवल वंचित समूहों की, तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का नॉलेज है थोड़ी भी, तो आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करके आगे एकदम से बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो टैग वर्ड्स पढ़ के जाएंगे बच्चों, उनको काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट मिलता है जब आप लोग एग्जाम में बैठते हैं, क्योंकि जब आप लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड पता होते हैं तो अगर आपसे नेगेटिव भी पूछा जाता है तो आप नेगेटिव वर्ड को ढूंढ करके आंसर कर देते हैं। इसके अलावा जब आपसे पॉजिटिव पूछा जाता है तो जितने भी नेगेटिव होते हैं उनको नेगलेक्ट करके आप पॉजिटिव आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखिए ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो सीडीपी की क्लास में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मतलब जो सीडीपी का आपका पोर्शन होता है क्वेश्चंस का, उनमें आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो उनके लिए अप्रासंगिक है, जो वह पहले से समझते हैं, जो उनके लिए अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जो बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, वो किस बेस पे करता है, जो वह पहले से समझते हैं। ठीक है, किस चीज़ से, जो वह पहले से समझते हैं। देखिए इर्रिलेवेंट चीज़ें हम बच्चों को देंगे, इर्रिलेवेंट तो वो क्या होंगी, गलत होंगी। ठीक है, कंप्लीटली अलाइन हो, देखिए अज्ञात हो, ये भी बच्चों के लिए बेकार होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर।
जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। देखिए बहुत परे, तो ये भी क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द लिमिट अगर आप जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे पॉइंट नेगेटिव हैं, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावात्मक परिपक्वता होती है। प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशेष ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है किसके लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशेष ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है संरचनावाद का सिद्धांत। देखिए जो संरचनावाद होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, इसकी थ्योरी सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। देखिए जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये जो है अधिगमकर्ता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। जानकारी के स्मरण, देखिए स्मरण मेमोराइजेशन आप लोगों को नहीं कराना है। ठीक है, शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देना है, देखिए ये भी गलत है। निष्क्रिय अनुकरण, जहाँ पर भी आप लोगों को निष्क्रिय पॉइंट दिखेगा ये नेगेटिव होता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए केवल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो देखिए ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आपको पास होना है या आपको ग्रेड लानी है, तो केवल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। फेलियर एक्सेप्टिंग, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। फेलियर अवॉइडिंग, ये भी देखिए यहाँ पर नेगेटिव है। किस चीज़ के लिए आप बच्चों को अप्रोच करेंगे, तो वो है महारत उन्मुख। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास्टरी ओरिएंटेड। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है मुकेश और नरेश उम्र में लगभग बराबर हैं लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में अंतर है, यह किस सिद्धांत के कारण है। तो देखिए विकास का शेषगामी सिद्धांत, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, या फिर एक रूपता का सिद्धांत। तो देखिए विकास की कौन सी स्टेज में ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए एज बराबर है लेकिन फिर भी उनके जो संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास है उनमें अंतर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जो बच्चों के अंदर है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो सिद्धांत है वो इसके पीछे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों का समाजीकरण। बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, एक व्यक्तिगत और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, या फिर एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है। देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर सही है। तो देखिए जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण जो होता है वो क्या होता है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, सरल रेखीय है, सुव्यवस्थित है, ठीक है, स्थिर है, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आजकल सिद्धांतकार कृंतक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि विकास की प्रकृति गतिशील है, विकास केवल आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। देखिए केवल आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल पर्यावरण, ये भी गलत है। विकास स्थिर और नियत है, तो देखिए ये भी यहाँ पर क्या है, गलत है। विकास जो है वो स्थिर और नियत नहीं है, तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। विकास की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, गतिशील होती है, डायनेमिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभवों के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है, देखिए मॉडिफाई कर रहा है बच्चा, और मैंने आप लोगों को बताया है कि बच्चा जब क्या करता है, मॉडिफाई करता है, तब कौन सी चीज़ यहाँ पर होती है। तो देखिए मॉडिफाई मतलब अकोमोडेशन। देखिए मैं एम फॉर मोडेशन, तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे ही याद रखना है, यहाँ पर एकोमोडेशन। जब मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं, एडिट करते हैं, तो वहाँ पर क्या चीज़ यूज़ होती है, तो वहाँ पर यूज़ होती है एकोमोडेशन, समायोजन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात हुई है मॉडिफाई करने की एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तो यहाँ पर जो हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा समायोजन, एकोमोडेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना तो मेटाकॉग्निशन है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही स्कैफोल्डिंग का यूज़ हुआ है। ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी में कौन सी चीज़ आती है? एकोमोडेशन आता है। तो यहाँ पर एक ही आंसर मिलेगा आपको, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज तब होते हैं जब एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों एक साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कथन ए दिया गया है, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखिए बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। तर्क दिया गया है, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। देखिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो भूमिका निभाते हैं, और यहाँ पर दिया गया कि कोई भी भूमिका नहीं निभाते, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट क्या है यहाँ पर? बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बच्चों की विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? देखिए जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का वो किस तरीके का होता है? एक समान और क्रमानुसार होता है, एक समान अव्यवस्थित है, व्यक्तिगत और क्रमानुसार है, या फिर व्यक्तिगत और अव्यवस्थित है। तो देखिए जो बच्चों का विकास है वो किस तरीके का होता है? इंडिविजुअलिस्टिक होता है। देखिए यूनिफॉर्म तो होता नहीं है, एक जैसा नहीं होता, इंडिविजुअलिस्टिक होता है, और क्या होता है? सीक्वेंशियल होता है, सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता के क्या मायने हैं? देखिए आत्म केंद्रीयता कब होती है बच्चे के अंदर? किसी स्थिति के एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, या फिर दूसरों के अनुभवों एवं संसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर सही है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरों के अनुभवों एवं संसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है आत्म केंद्रीयता। ठीक है, ईगो सेंट्रिसिज्म। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए स्कीमा की मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, एक से अधिक आयाम पर विचार करना, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? तो देखिए किस चीज़ को महत्व देंगे? सस्वर पाठन एवं रटने को, देखिए रटन विद्या को तो आपको नहीं देना है। सहयोग सीखने को, देखिए सहयोगात्मक अधिगम को आप लोगों को बढ़ावा देना है। इनाम सजा का आपको यूज़ नहीं करना, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को आपको यूज़ नहीं करना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने, अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? तो देखिए कौन सी स्टेज में बच्चा अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेता है? संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में? तो देखिए जो मूर्त चिंतन है वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आता है, और जो अमूर्त चिंतन है वो आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कोल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? तो देखिए कौन सी स्टेज में है? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा? तो देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर नियमों को मानने की, नियमों का पालन करने की। तो देखिए नियमों से आप लोगों को पता चल रहा होगा कानून की बात यहाँ पर हो रही है, तो कानून और व्यवस्था अभिविन्यास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सजा आज्ञाकारिता ये लेवल 1 में होता है, इसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास लास्ट स्टेज है, यहाँ पर इसका यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट सही है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? देखिए ये क्वेश्चन सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में किसी ना किसी तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर हो रहा है जेंडर रूढ़िवादिता का। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लेब वाइगोत्स्की के अनुसार
किस चीज़ का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो देखिए अनुबंधन का होता है। देखिए कंडीशनिंग की बात स्किनर करते हैं, ना कि लेव-वाइगोत्स्की। रीइंफोर्समेंट की बात भी लेव-वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात, स्कीमा की बात, तो देखिए यहाँ पर स्कीमा की जो बात है वो कौन करते हैं? जीन पियाजे करते हैं, तो देखिए ये भी यहाँ पर नहीं होगा। बचता है सांस्कृतिक परिवेश। और देखिए मैंने आप लोगों को बार बार ये चीज़ बताई है कि आप लोगों को क्या याद रखना है? लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन, LCS। तो देखिए यहाँ से आप लोग ये आंसर लगा सकते हैं। तीनों में से एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर आंसर में मिल जाता है, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों पे फोकस किया है लेव-वाइगोत्स्की ने, लैंग्वेज पर, कल्चर पर और सोशल इंटरेक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं? तो देखिए कौन सी विशेषताएं हैं? पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं, 2 फीट की दूरी के परे चीज़ नहीं देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दृष्टिबाधिता है, एक ही गतिक क्रिया को बार बार दोहराते हैं। देखिए बार बार दोहराते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों का अधिगम अक्षमता की पहचान यहाँ पर नहीं है। 70 dB की आवाज़ नहीं सुन सकते, ये भी आपका क्या है? ये आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो देखिए ये भी यहाँ पर नहीं होगा। कौन सा पॉइंट सही है? ऑप्शन नंबर 1। पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? जब आप क्या कर रहे हैं? पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है बच्चे को, तो यहाँ पर अधिगम अक्षमता होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कथन ए दिया गया है, स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। देखिए माता पिता को शिक्षा में शामिल नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत पॉइंट हो जाएगा। देखिए माता पिता को शिक्षा में शामिल करना है और यहाँ पर दिया गया नहीं करना, तो ये तो नेगेटिव है। समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए जब सोशल इंटरेक्शन बच्चा करता है तो ये क्या करता है? बच्चे की लर्निंग को इन्हेंस करता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि हिंड्रेंस पैदा करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट क्या है यहाँ पर? बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 A और R दोनों ही क्या हो जाएंगे? यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? तो देखिए अनदेखा करें, इग्नोर नहीं करना है। निष्क्रिय रटने के लिए, देखिए निष्क्रिय जहाँ पर यूज़ होता है वो नेगेटिव होता है। विद्यार्थियों को सजा देंगे, देखिए पनिशमेंट बच्चों को नहीं देना है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचता है। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा को मौके मुहैया कराने चाहिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चे को, जहाँ अपॉर्चुनिटी की बात होती है तो वो आप लोगों का पेडागोजी में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और देखिए लास्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट और लास्ट है, किन शैक्षिक प्रणालियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? देखिए नेगेटिव आप लोगों को क्या करना है? सर्किल कर लेना, क्योंकि बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, पॉजिटिव आंसर लगा देते हैं, बल्कि उनसे नेगेटिव पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अन्वेषण और प्रयोग द्वारा अतिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, चर्चा और बहस, निष्क्रिय सुनने के कौशल। अब देखिए नेगेटिव पूछा है और आप लोगों को दिख गया यहाँ पर पैसिव। देखिए पैसिव जब भी बात होती है, निष्क्रिय की बात होती है, ये पेडागोजी में नेगेटिव होता है, ठीक है। नॉट आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आप लोगों से पूछा और ये सारे वर्ड क्या हैं यहाँ पर? पॉजिटिव हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और NCERT की नोट्स को डेली वॉच करते रहिए, क्योंकि देखिए काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए होंगे, ठीक है।